Hello my dear aspirants and welcome to SSB Crack Exams, India's largest online portal for defense exam। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज दी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मूवेबिलिटी, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट से। तो आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो रेट मतलब आपका डिनोमिनेटर में टाइम आ जाता है और फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं तो हम Q अपॉन T लिख देते हैं। ये तो हमने उधर भी पढ़ा था आपके पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन विच ए कंडक्टर व्हेन अ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम T तो हमारा करंट हो जाता है Q अपॉन T। लेकिन अगर हम किसी इंस्टेंट पर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी करके निकाल सकते हैं। कैसे? I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी गई है Q के टर्म्स में दैट Q इज वेरिंग विद द टाइम, है ना, तो आप उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T तब आपको क्या मिल जाएगा, उससे करंट मिल जाएगा, है ना। सो आप इसके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड यू नो फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q किसके बराबर होता है, Ne के बराबर होता है, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अब उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अब ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं द करंट इन ए वायर वेरीज विद द अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अब ये करंट का रिलेशन इन्होंने दे दिया कि इस तरीके से वो वेरी कर रहा है। अब आपको बताना है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास अक्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 4। यानी कि आपको बताना है 0 से 4 सेकंड के बीच में इसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो हमने देखा था I किसके बराबर आता है, dq बाय dt के बराबर आता है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I dt दिस इज इक्वल्स टू dq, है ना। अब हमको चार्ज तो ही निकालना है तो Q मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि Q ऐसे इंटीग्रेट कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर I dt, है ना। और ये T आप कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, 0 से 4 सेकंड के लिए कर रहे हो। तो ये आपके पास इक्वेशन है ना। तो दैट मीन्स आप इसको फिर जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 के साथ आपके पास आ गया T एंड प्लस 3t स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये आपका जो है यहाँ पर लिमिट्स गिवन है तो आप कांस्टेंट नहीं लगाएंगे और 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 4 करेंगे तो 0 करेंगे तो सब 0 बन जाएगा, केवल 4 का सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखिए 7 4 जा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 28 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2, है ना। क्या आएगा 3 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये कट हो जाएगा 2 से। सो 4 2 8 एंड 8 3 24। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 52 कूलम। तो यानी चार्ज जो होगा वो कितना होगा, 52 कूलम होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज गिवन हियर। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल, है ना। अगर ये इस तरीके से वेरी ना करे, कोई कांस्टेंट करंट जाए तो कितना करंट होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T से, तो Q आपके पास 52 है, सो 52 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो आपके पास ये कट होकर कितना आ जाएगा 13। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी I इज इक्वल्स टू 13 एम्पियर। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे इसका पूरा, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड दी करंट डेंसिटी, है ना, कि कितना करंट एक किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया से पास हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। सो दिस इज गिवन बाय जे इज इक्वल्स टू I अपॉन A, और इसका फॉर्मूला एक ये भी होता है NEVD। इस पर हम आएंगे अभी, बट फिलहाल केवल आप इतना याद रख लीजिए कि दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू I अपॉन
ए, है ना। अब कितने प्रकार के करंट होते हैं? 2 प्रकार के करंट होते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट तो वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम रहता है और डायरेक्शन भी उसका सेम रहता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है और डायरेक्शन भी उसका बदलता रहता है। तो इस तरीके के करंट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। और इस वाले करंट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं, है ना। सो इस तरीके से अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या है कि आपका जो है डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्ट करंट में आपके पास ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होता है। तो उसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि अभी मान लीजिए कि आप जानते हैं कि ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हर समय मूव करते रहते हैं, बट वो रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं क्या होता है? एकदम से फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन सारे एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए, और किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? इन सब की जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। सो जब ये चलना शुरू हो गए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने अब ये एक ही डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो उन सबकी हमने जब एवरेज वेलोसिटी निकाली तो उसे हम कह रहे हैं कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम ये जो करंट है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में। और क्या रिलेशन होता है? Vd इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन भी है इसका, बट क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप पेपर होता है सो वी आर नॉट गोइंग टू ड्राइव इट। आप इसको केवल याद रख लीजिए कि जब आप इसको निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ये किसके बराबर आएगा? आई अपॉन एन ई ए। और यहीं से हमारे पास जो आई की वैल्यू है एन ई ए वी डी, है ना। ये जो हमने ऊपर लिखी थी ना अभी जो करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, तो उसमें NEVD लिखा था, वो हमने यहीं से निकाला था, ठीक है। सो दिस VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हियर, और ये I क्या होता है? करंट होता है, N होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E क्या होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। So this drift velocity is the average velocity attained by the charged particle in a material due to an electric field. अब किसकी वजह से आती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। So this can be also derived which will come out to be E tau upon m into E, है ना। तो ये E क्या है आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम होता है, और m क्या होता है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये टाउ क्या होता है जिसे हम कह रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। क्या बोल रहे हैं हम इसे? रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये जाते हैं तो ये कोलाइड भी करते हैं, ना। सो जब ये कोलाइड करते हैं तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसका जब आप एवरेज लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वही वाला टाउ है यहाँ पर जिसे हम बोल रहे हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, दिस टाउ हियर इज द सेम ई टाउ अपॉन एम इंटू E, और कैपिटल E क्या है आपके पास? दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। नाउ कम्स द मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। अभी आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या कर दे रहे हो? पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज इक्वल्स टू मोबिलिटी, और जिसको हम जनरली किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी दी मोबिलिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, है ना। आप जब निकालेंगे तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी में क्या अंतर है?
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है हमारी? एवरेज वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई लगी तो जो एक ही डायरेक्शन में चलने लगे उन सबकी एवरेज स्पीड निकाली तो हमने उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह दी। मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर आप पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो क्या बन जाता है? मोबिलिटी बन जाता है। ठीक है, नाउ कम्स दी ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओके, हम लोग ओम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि V किसके बराबर आता है? IR के बराबर आता है। जो ये लॉ को फॉलो करें उन्हें हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो ये लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। सो दे आर द कंडक्टर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द Ohm's law, and non-ohmic conductors are the conductors that do not follow the Ohm's law. So here also for a varying current and voltage, the resistance of the ohmic conductor remains constant. मतलब क्या? आप V और I को चेंज करेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा R पे, R आपका उतना ही रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर वेरीज ऑन चेंजिंग द करंट, वोल्टेज एंड टेम्परेचर। लेकिन अगर नॉन ओमिक कंडक्टर है और आपने टेम्परेचर चेंज करा, करंट चेंज करा, वोल्टेज चेंज करा तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर रिलेशनशिप लीनियर होता है, नॉन ओमिक में लीनियर नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसके ऑफ द कंडक्टर्स आर मेटल एंड रेजिस्टर्स, है ना। और इसके क्या होते हैं? डायोड, सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल्स होते हैं। द रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड हियर इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ओमिक कंडक्टर का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से वो लीनियर बिहेवियर दिखाएगा, और नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ देखेंगे तो वो इस तरीके से वेरी करेंगे, है ना। आप देख रहे हैं I और V चेंज करने पे ये किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। और ये यहाँ पर लीनियर ग्राफ है, सो दिस इज फॉर द ओमिक कंडक्टर, दिस इज फॉर द ओमिक कंडक्टर। और बाकी के सारे किसके लिए हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो है हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए है। किसके लिए? नॉन ओमिक कंडक्टर्स के ग्राफ कुछ कुछ ऐसे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस करते हैं हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हम लोग रेजिस्टिविटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज रो इज इक्वल्स टू, आपके पास जो आता था विच कम्स आउट टू बी, आप इस फॉर्मूले से देखते थे ना, R किस पर डिपेंड करता है? रो L अपॉन A। तो यहीं से हमारे पास रेजिस्टिविटी आती है RA अपॉन L, है ना। तो वहां पर ये जो रो होता है ये क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है। सो रेजिस्टेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज हैविंग पर्टिकुलर डायमेंशन। ओके, ये किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, और प्रोपोर्शनैलिटी के यानी रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर, टेम्परेचर पर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्चुअली रेजिस्टिविटी है ना। रेजिस्टिविटी इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि नेचर पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर रेजिस्टिविटी है ना। ये इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, और उसको जब आप देखते हैं तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A आता है इस तरीके से, और रो यहाँ पर ये आपका आता है। और इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, E आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N नंबर डेंसिटी है, और M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो दैट मीन्स ये जो है आपका किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है। और टाउ जो है टेम्परेचर चेंज करने पर बदलता है, इसीलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, SI यूनिट यहाँ पर ओम होती है, यहाँ पर ओम मीटर हो जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन सेवरल प्लेसेस लाइक हीटर, फ्यूजेस, सेंसर, इधर सब जगह यूज होती है। एंड इट इज यूज्ड एज ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर दी कैलकुलेस सॉइल, मतलब सॉइल वगैरह में आप देखना चाहेंगे, टेस्ट करना चाहेंगे, तब वहां पर रेजिस्टिविटी आपकी काम आती है। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है वो हम इस इक्वेशन से देते हैं। ये जो RT होता है यहाँ पर, दिस इज द रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर T
आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर टी नॉट, और ये अल्फा क्या है हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो इस इक्वेशन से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सिमिलर वे में अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो वो भी हम सिमिलर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बस यहाँ पर अल्फा की जगह क्या आ जाता है, अल्फा बार आ जाता है, और अल्फा बार क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आप लोग जानते हैं रो से हम लोग मतलब डिनोट करते हैं, और कंडक्टिविटी हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है ना। ये जो कहेगा ये उसका उल्टा होगा, यानी कि रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ओके, सो ये जो है हमारा डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी मतलब कितना रोक रहा है, कंडक्टिविटी यानी कि कितना जाने दे रहा है ना। So that is the difference here. Okay, now let us do a question. The resistance of a thin silver wire is 1 ohm at 20 degrees Celsius. The wire is placed in a liquid bath and its resistance rises to 1.2 ohm. What is the temperature of the bath? Alpha for the silver is given this much. तो देखो आप लोगों ने देखी थी इक्वेशन, क्या देखी थी, R is equals to R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, है ना, ये इक्वेशन हमने देखी थी। अब यहाँ पर ये क्या क्या गिवन है हमें, देखो आर नॉट गिवन है हमें 1 ओम, है ना, टी नॉट गिवन है हमें 20 डिग्री सेल्सियस, और क्या गिवन है हमें, आर टी गिवन है 1.2 ओम, एंड देन दे आर सेइंग दैट व्हाट विल बी द टी, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल्स टू 3.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1.2 दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस अल्फा की क्या है वैल्यू, 3.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, और टी हमारे को क्या है निकालना है, और माइनस टी नॉट यानी कि 20 डिग्री, है ना। सो अब बस हमें ये जो है ब्रैकेट खोल देंगे तो ये 1 रहेगा, ये 1 जाके वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 0.2 रहेगा, डिवाइड कर दीजिए फिर 3.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 से, ये किसके बराबर है, t माइनस 20 के बराबर है। ये -3 क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 2 से ये काट दीजिए आपके पास, तो क्या रहेगा 1.9 रहेगा। सो दैट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.9 एंड देन प्लस 20, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 72.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है हमारी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आप देखेंगे जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेम वे में, तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 72.6 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में आप रेजिस्टिविटी वाले में भी कर देंगे, रो टी इज इक्वल्स टू रो इंटू 1 प्लस अल्फा बार, है ना, अल्फा बार इंटू टी माइनस टी नॉट, है ना, इस तरीके से। सो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये रेजिस्टिविटी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, है ना। अब ये जो कलर कोडिंग है ये हमारे को क्यों जरूरी है कि देखो इतने छोटे छोटे जो रेजिस्टर्स होते हैं सर्किट्स में, अगर आपने कभी खोलकर देखा होगा, तो इनका रेजिस्टेंस अगर हमको पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, तो वो हम इनके कलर कोड्स को देखकर पता कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है तो उसमें देखने में भी दिक्कत आती है। सो वी कैन आइडेंटिफाई इट यूजिंग द कलर कोड। तो ये हमारे पास क्या कलर कोड है, देखो इस तरीके से हमारे पास 4 बैंड वाला ही मिलेगा, आपको 5 बैंड वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस ऐसे 4 कलर दिए होंगे, इस तरीके से उस पर पेंट होंगे। पहला कलर जो है आपको पहली डिजिट बताएगा, दूसरा कलर दूसरी डिजिट बताएगा, तीसरा कलर मल्टीप्लायर बताएगा, और फोर्थ कलर आपको बताएगा कि कितना टॉलरेंस है ना। तो जैसे अगर आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए एक एग्जांपल के तौर पर, ये है येलो, ये है यहाँ पर वॉयलेट, ये है रेड एंड दिस इज योर सिल्वर, है ना।
तो इसका याद करने का जो तरीका है कि हर एक कलर को जो है एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है ना, हर एक कलर को एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है। और अगर हमें उसको याद करना है तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, आप लोग ये निमोनिक याद कर सकते हैं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड 5, है ना, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसे याद करना चाहते हैं। तो देखो ये आपको क्या बता रहा है, बी रॉय ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, है ना, फिर उसके बाद ग्रेट तो ग्रीन, ब्रिटेन ब्लू, वेरी वायलेट 7 आपके पास आ जाता है, ग्रे 8 आ जाता है। इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो ये सारे आपके पास डिजिट्स आ जाते हैं। एंड दिस गोल्ड सिल्वर एंड नन, ये हमें जनरली क्या बताते हैं, टॉलरेंस बताते हैं। क्या बताते हैं हमें, टॉलरेंस, की इसमें कितना आपके पास एरर, हम कह सकते हैं कि ±5% आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका वेरी कर सकता है इतना, तो ये टॉलरेंस बता देता है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे बी, ये जो है हमारे पास सबसे पहला कौन सा कलर है, येलो कलर है, तो येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट है 4, तो हमने 4 लिख दिया। उसके बाद है वॉयलेट कलर के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास 7 डिजिट, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। रेड कलर जो है आपको क्या बताएगी, मल्टीप्लायर बताएगी, सो रेड कलर के लिए मल्टीप्लायर है हमारे पास 10⁻², तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर। एंड सिल्वर जो है हमारे को बताएगी टॉलरेंस ±10%, है ना, सिल्वर की है ±10%, गोल्ड की होती है ±4%। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 47 × 10⁻² ±5%, है ना, इतने ओम का रेजिस्टेंस है। सो इसको बस 4.7 किलो ओम के टर्म्स में लिख दिया है। ओके, सेम थिंग है, बट मतलब आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ये आपको निमोनिक याद करना होगा, दैट इज दी बी रॉय और ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना, इस तरीके से ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और व्हाइट, यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएंगी, डिजिट्स आ जाएंगी। गोल्ड के लिए होता है ±5%, सिल्वर के लिए होता है ±10%, और ये जो नन होता है इसके लिए होता है ±20%, है ना, +20% हो जाता है नन के लिए, मतलब कोई कलर नहीं है तो, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो इनके अब आप निकालिए रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो देखो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्राउन है, फिर उसके बाद हमारे पास ब्लैक है, फिर उसके बाद हमारे पास येलो है, और ये यहाँ पर गोल्ड है ना। सो अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने लिखा था बी रॉय, है ना, सो ब्लैक आपके पास कितना हो जाता है, 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, है ना। सो ब्राउन है तो आपके पास 1 आ गया, ब्लैक है तो 0 हो गया, और फिर मल्टीप्लायर होगा येलो का, तो येलो का हो जाएगा 10⁻⁴ एंड देन ±5% फॉर दी गोल्ड। तो ये क्या आ गया, इसका रेजिस्टेंस आ गया। सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही निकाल सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको निकालिए और देखिए कि आपका आंसर कितना आया है इसका। तो जब आप इसका निकालेंगे इस कलर कोडिंग से तो कितना आ जाएगा इसका, 27 × 10⁻1 ±5%, और देखिए ये हमारे ऊपर वाले का आंसर आया था। सेम वे में हम लोग इस तरीके से कलर कोडिंग का निकाल सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। नाउ दी इलेक्ट्रिक सेल, है ना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, जो कि आप लोग जनरली रिमोट्स वगैरह में पीछे लगाते हो, नहीं चलता है तो उसे हाथ मारकर कोशिश करते हैं कि चल जाए, है ना। सो इट इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सर्किट, यानी कि 2 टर्मिनल्स हैं सर्किट के, उनके बीच में जो है क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो ये क्या है, हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो सकता है। नाउ व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब ये जो सेल जो है आपका मेंटेन करता है, तो इसके लिए क्या करता है, ये वर्क करता है ना। सो द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। लेकिन जब वो ओपन सर्किट में हो और तब उसे जितना काम करना पड़े तो क्या है, ईएमएफ, यानी कि दैट इज अक्रॉस दी सेल एंड्स ओनली, है ना।
और हम इसे कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इज नॉट गिविंग द करंट। जब जो है आपका सेल करंट नहीं दे रहा है तब उसके अक्रॉस, सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, आप लोग जानते हैं बहुत तरीके के सेल होते हैं, लैग्रांजी सेल, डैनियल सेल, इस तरीके से, तो उनका इंटरनल भी रेजिस्टेंस होता है ना। सो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो उसका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी हमें अकाउंट में करना पड़ता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, distance between the electrodes, area of electrodes immersed in electrolyte, temperature, concentration of electrolyte etc. मतलब इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक, अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो जब जो है आपका जो सेल जो है करंट जो है पास करवा रहा है, जब यानी जब आपने इसको सर्किट में इंट्रोड्यूस कर दिया है और करंट पास हो रहा है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। दैट मीन्स इट इज इन द क्लोज सर्किट। ओके, तो ये जो है हमारे पास रिलेशंस आ जाते हैं किस किस के बीच में। ये आर क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आई जो है करंट है, ये आपका ईएमएफ ऑफ सेल है, एंड वी इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर। सो इसको हम अगर हम ड्राइव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है कि ईएमएफ किसके बराबर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू द करंट। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं कि क्या क्या चीज हमारी निकालनी है हमें। लेकिन ये कब है, जब आपने ये जो सेल है ये क्या कर रहा है कि ये सर्किट में है और इसकी वैल्यू जो है आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है। लेकिन अगर हम सेल को ही चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ईएमएफ से। उस केस में ये वैल्यू किससे गिवन होगी, V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, है ना, इससे गिवन होगी। ठीक है, नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो इसमें हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे, और ये सारे के सारे सेल हमने कैसे लिए हैं, सेम लिए हैं, सेल जिनका ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और इन सबको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो आप जानते हैं कि V या E की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, सिंपली ऐड हो जाएगी। सो NE बन जाएगा, है ना। अगर हमने ऐसे N सेल लगाए हैं सो दिस विल बी इक्वल्स टू E नेट विल बी इक्वल्स टू NE, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR प्लस कैपिटल R, यानी कि इस तरीके से इन सब का रेजिस्टेंस आप ऐड कर देंगे, फिर इसका ऐड कर दिया है। सो NR प्लस R, ये कैपिटल R जो है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो दैट मींस वी कैन फाइंड इट दिस वे। ठीक है, लेकिन अगर NR जो है बहुत ज्यादा है, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NR जो है हमारा प्लस कैपिटल R, ये अप्रोक्सीमेटली NR के बराबर ही आ जाएगा। सो दैट मीन्स हम डिनोमिनेटर में केवल NR लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया हमारा, सॉरी N से N कट के क्या बचा, केवल E अपॉन R बचा, यानी कि दैट इज द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। तो यानी इसका कोई एडवांटेज नहीं रहा अगर जो है ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंटरनल का और आपने उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो इसका कोई एडवांटेज नहीं रहा इतने सारे सेल्स का। सो अगर मान लीजिए NR जो है हमारा क्या कहते हैं, बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कैपिटल R, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो टोटल रेजिस्टेंस यानी इन दोनों का समेशन हम कैपिटल R के बराबर ले सकते हैं। सो कैपिटल R से जब आप डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो हमें सीरीज में कब कनेक्ट करना चाहिए, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तब हमें इन्हें सीरीज में कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें
तो इन सब के अक्रॉस जो हो गया हमारे पास ई नेट, वो ई के बराबर ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि इन सबको क्या करोगे आप, पैरेलल में पहले सम करोगे और फिर उसके साथ इसे सीरीज में सम कर रहे हो, इसीलिए इधर नेट लिखा है ना। सो दैट मीन्स आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर बाय एम, है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिए, ये सारे के सारे सिमिलर लिए हैं, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर एज आर बाय एम। सो करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, वो हमने वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब इसमें भी दो केस अराइज होंगे, जब एम आर की वैल्यू बहुत कम है तब हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यानी कि यहाँ पर जो है अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा है और आपने पैरेलल में कनेक्ट करा है तो इसका नो एडवांटेज, बिकॉज इट इज लाइक द करंट ओनली ड्यू टू अ सिंगल सेल। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इनको कनेक्ट करा है पैरेलल में और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल वाले से, तब आपके पास एडवांटेज आता है, क्योंकि m टाइम्स हो जाता है क्या, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, है ना, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो ये तक कब आपको लगाने हैं, जब इंटरनल वाला जो है आपका ज्यादा हो तो पैरेलल में फायदा रहता है और एक्सटर्नल वाला ज्यादा हो तो सीरीज में फायदा रहता है। ठीक है, अभी तक जो हमने देखे थे सबकी ईएमएफ सेम थी और सबका जो है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस सेम था। लेकिन अगर मान लीजिए हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और ये सब क्या है, सेम ही है अभी, है ना, आइडेंटिकल ही है ये सारे सेल्स। सो दैट मीन्स हमने इस तरीके से रोज रखी और इस तरीके से कॉलम रखे हैं हमारे पास, ऑल सेल्स हैव सेम ईएमएफ एंड हैव सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपके पास ई नेट कितनी बराबर आ जाएगी, क्योंकि सबकी इस तरीके से क्या है, ई है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन सीरीज में अगर आप देखेंगे तो सीरीज में एक में जितनी होगी ब्रांच में उतनी ही सब में हो जाएगी। सो दैट विल बी एन ई हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, सिमिलर वे में करंट आ जाएगा, है ना। सो इस एक्सप्रेशन से हम करंट निकाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट मच लाइक ऑफ दैट इम्पोर्टेंस। ठीक, नाउ कम्स द किरचॉफ्स लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ। तो ये क्या करती है, ये करंट और वोल्टेज को मेजर करने में हमारे को हेल्प करती है इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये देख रहे हो आप किस तरीके का कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अब इसमें यहाँ पर करंट की क्या वैल्यू है, यहाँ पर क्या वैल्यू है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लॉ है, दैट इज द किरचॉफ लॉ। तो इसकी दो लॉज हैं। सबसे पहली लॉ है लॉ दैट इज द जंक्शन लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दिस जंक्शन लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो, है ना, कि क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर जो सारे के सारे करंट आ रहे हैं आप उनको जब सम करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे। लेकिन आपको साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना होगा, है ना, जो करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो इस जंक्शन से जा रहे हैं उन्हें हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना। सो इसीलिए I3, I4 और I5 हमने क्या लिए, नेगेटिव लिए, और I1 और I2 हमने क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। तो इन सबको जब सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा, यानी जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। यानी हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट दिस विल बी इक्वल्स टू एग्जिटिंग करंट, है ना, आउटगोइंग, या फिर इस तरीके से, है ना। सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 दिस इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, बहुत ही सिंपल सी लॉ है ना। अब जो सेकंड लॉ है उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इक्वेशन किस तरीके से लिखी हुई है ना। इसमें इसको इधर मत ले जाएगा, साइन कन्वेंशन भी इसी के अकॉर्डिंग ही अब आप लेंगे, यानी कि समेशन आई आर जो है किसके बराबर है, समेशन ई के बराबर है। और सेकंड लॉ हमें ये बताती है, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड मैश है ना, तो आप ये अब आपके ऊपर है कि आप चाहें तो क्लॉकवाइज जाए और आपकी मर्जी हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाए। ठीक है, तो अगर सपोज करिए मैं इस तरीके से क्लॉकवाइज गई तो ये हमारे पास R1 है ना, और ये यहाँ पर I करंट है।
तो अगर जब मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ, किसी भी पॉइंट से आप लोग ले लीजिए, है ना, जहां से आपका मन करे शुरू करने का, तो वहां से आप शुरू कर लीजिए, है ना, लेकिन लौट के आना है वहां तक। सो मैंने सपोज करी इस पॉइंट से शुरू करा और क्लॉकवाइज गई मैं, तो ये यहाँ पर मैं करंट के डायरेक्शन में ही हूँ, है ना। सो दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगी, IR1 पॉजिटिव लिखूंगी। अब इससे आगे गई मैं, फिर से मैं अभी भी करंट के डायरेक्शन में हूं, तो मैं क्या लिखूंगी, प्लस लिखूंगी IR2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये मैं इधर गई और मैं कहां से कहां गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव गई। सो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, इज इक्वल्स टू ई लिखूंगी, है ना। तो दैट मीन्स जब मेरा जो फाइनल वाला आया वो मेरा पॉजिटिव आया, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर ई लिख दिया। सिमिलर वे में अगर आप मान लीजिए कि आप जो है क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज जब हम जा रहे हैं, तो सपोज करिए यहाँ से शुरू करा हमने, है ना, तो आप ऐसे गए, देखा कि करंट के आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दैट मीन्स हम क्या लेंगे इधर, यहाँ पर -IR1, है ना। उसके बाद आप जब यहाँ गए, तो अब कहाँ गए आप, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गए सेल में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई आ जाएगी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, यहाँ पर भी हम करंट के अपोजिट है, सो दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -IR2 आ जाएगा, है ना। और अब हम ये वापस आ गए। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस मेश लॉ या वोल्टेज लॉ को हम अप्लाई करते हैं, और साइन कन्वेंशन का यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना होता है। ओके, नाउ कम्स दी व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से हमारे पास 4 रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्टेड है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, है ना। और ये बीच में हमने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हमको क्या मदद करता है, एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो सपोज करिए आपको ये P वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, ये आपको नहीं पता है कि कितना यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हमने यहाँ पर कि इस तरीके से बाकी के 3 में रेजिस्टेंस लगाए हैं और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एडजस्ट करेंगे कि सच दैट कि यहाँ गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास ना हो, है ना। अगर इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है ना, दैट मीन्स इस वाली आर्म में अगर करंट जो है आपका कितना है, 0 है, तभी तो जब इधर कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स दीज 2 पॉइंट्स आर इन दी बैलेंस कंडीशन, है ना। ये दोनों पॉइंट्स बैलेंस कंडीशन में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो विल बी इक्वल्स टू दिस वन, और आप ये भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है, दिस विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ दीज 2 रेजिस्टेंस, है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं P/R इज इक्वल्स टू Q/S, या फिर आप लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल्स टू R/S, ठीक है। सो दैट मीन्स ये कब वैलिड है, केवल और केवल तब वैलिड है जब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई रेजिस्टेंस या कोई करंट पास नहीं होता है। इससे जनरली जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो क्या करते हैं कि इस तरीके से सर्किट दे देते हैं यहाँ पर, है ना, और ये यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ दी गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर हमें क्या देते हैं, 2 दे दिया, 4 दे दिया यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर 2 दे दिया, और यहाँ पर भी 4 दे दिया सपोज करिए, तो और ये हमें 5 ओम दे दिया। अब ये सारे को क्या कहते हैं कि इस नेटवर्क का आप लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये 2/4, दिस इज इक्वल टू 2/4, है ना। सो दैट मीन्स दिस सर्किट इज इन बैलेंस कंडीशन, इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा, तो इसको आप अकाउंट में नहीं लेंगे, है ना। केवल और केवल ऐसे एक्ट करेंगे कि ये कैसे कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है ना। ये यहाँ पर ये ऐसे, यानी बीच वाली आर्म को आप कनेक्टेड नहीं मानेंगे, और अब आप अपना रेजिस्टेंस कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर दैट यू हैव टू अप्लाई, कि जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो P/Q इज इक्वल्स टू R/S के बराबर होगा। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो कुछ उसका एप्लीकेशन जो पार्ट आता है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, है ना। अगर आप देखेंगे लैब वगैरह में आपने देखा भी होगा। सो दिस इज द जॉकी हियर, है ना, और ये यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, और ये हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब हमको ये अननोन रेजिस्टेंस है S, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक।
अब हम लोगों ने क्या करा कि एक वायर है, मतलब इस तरीके से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, और अब हम क्या कर रहे हैं, इनके थ्रू क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, है ना। ये हमारे पास कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है। तो जब आपने करंट पास करा तो अब आप इस गैल्वेनोमीटर से क्या करेंगे, इस वायर पर जो है पहले इस साइड रखेंगे और दूसरी बार इस साइड रखेंगे, और गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो पहले इस साइड डिफ्लेक्ट हो और दूसरी तरफ, मतलब दोनों तरफ अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो आपको इस वायर में कहीं बीच में नल पॉइंट मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है, एक ही साइड डिफ्लेक्ट हो रही है, तब आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस एडजस्ट करेंगे सच दैट कि डिफ्लेक्शन आपको दोनों तरफ मिले। अब दोनों तरफ जब हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा तो हम इस नीडल को ऐसे बीच में देखेंगे कि कहाँ पर इस पर जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स करंट जो है हमारा कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है करंट। ठीक है, तो सपोज करिए वो हमें बी पॉइंट पे मिला जहां पर कि करंट 0 है, इसकी लेंथ ये यहाँ पर L1 है और ये लेंथ हो गई L2। ये हम 1 मीटर का वायर लेते हैं तो ये L2 जो होगी ये किसके बराबर आ जाएगी, L2 विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस L1, है ना, इतने सेंटीमीटर में आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हम ये कितना बड़ा वायर लेते हैं, 1 मीटर वायर लेते हैं। सो दैट मीन्स अब ये जो है जब यहाँ पर करंट 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो गया। तो हम लिख सकते हैं R अपॉन L1 दिस इज इक्वल्स टू S अपॉन L2। अब आप कहेंगे कि हमने तो यहाँ पर लेंथ लिखी है, अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे ना तो वो भी आपका बाकी चीजें कट जाएंगी, केवल और केवल लेंथ रह जाएगी, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लेंथ ही लिख दिया है ना। और L2 हमारा 100 माइनस L1 के बराबर है, तो हमने यहाँ पर वो वैल्यू लिख दी। रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस आपने निकाला, ये लेंथ आपने मेजर कर ली है, तो आप इससे अब ये अननोन रेजिस्टेंस S भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालने में हेल्प करता है। ओके, नाउ कम्स दी पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए गिवन रेजिस्टर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए गिवन रेजिस्टर। ये तीन ही हम इसके एप्लीकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ वायर if a constant current is flowing through it, that is V is proportional to L। यानी कि किसी भी वायर के थ्रू जो है जब करंट पास हो रहा है, कैसा कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, तब क्या चीज कह सकते हैं आप कि V प्रोपोर्शनल है L के, है ना, V जो है L के प्रोपोर्शनल है। इस बात पर ये पोटेंशियोमीटर जो है हमारा बना है। सो दिस इज द पोटेंशियोमीटर हियर, दिस इज द रियोस्टेट, है ना, ये यहाँ पर हमारे पास बैटरी है, की है ना, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, ये सारी चीजें, और रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, ये सारी चीजें अब हमें, तो अब हमने इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बनाया है कि पोटेंशियोमीटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा और एक रियोस्टेट से कनेक्ट करा, है ना, फिर एक की से कनेक्ट करा है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सर्किट। अब हमने इसी पॉइंट से एक और सर्किट निकाला है ना, जिसमें हमने एक आपके पास एक सेल लगाया, एक की लगाया और एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, है ना। ये इसका बेसिक सर्किट होता है। ठीक है, अब जब हम इस पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, दैट पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स शुड बी कनेक्टेड टू वन पॉइंट, यानी कि आपने ए पॉइंट से ही कनेक्ट करने हैं पॉजिटिव सेल, है ना, वो पॉजिटिव पॉइंट है ना, टर्मिनल को जो है एक ही पॉइंट से कनेक्ट करना है। द EMF ऑफ एक्यूमुलेटर शुड बी ग्रेटर देन द EMF ऑफ ईच सेल। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए कंपेरिजन टू जो सेल आप यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट में लगा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्यों, क्योंकि हमने V इज प्रोपोर्शनल टू L लेकर करा है, इसीलिए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पर एरिया की टर्म भी आ जाएगी। करंट शुड नॉट बी पास्ड इन द पोटेंशियल मीटर वायर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर तक आपको जो है करंट पास नहीं करना है, वरना क्या होगा, वायर हीट हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा, डैमेज होगा। जॉकी शुड नॉट बी प्रेस्ड एंड रब्ड ऑन द वायर, अदरवाइज यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वायर विल बी डिमिनिश्ड। आपको जॉकी को ऐसे जोर से प्रेस नहीं करना है, जोर से प्रेस करेंगे तो आप वायर को ऐसे दबा देंगे और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा और हमारे को आंसर सही तरीके से नहीं मिलेंगे। ठीक है, नाउ कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। अब हमारे पास दो सेल्स हैं जिनकी EMF को हमें कंपैरिजन करना है यूजिंग दी
पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से हमारा ये सर्किट ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वाले पॉइंट से अपने दोनों सेल्स के भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करा और यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक बार एक सेल को हम लेंगे सर्किट में और दूसरी बार दूसरी को लेंगे सर्किट में, एक को बंद रखेंगे एक को चालू रखेंगे और फिर क्या करेंगे हम नल पॉइंट ऑब्टेन करेंगे इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, है ना। ये जनरली होता है 10 मीटर और 5 मीटर का, तो डिपेंड करता है कि कौन सा लिया है। सो इस तरीके से ये कनेक्ट होते चले जाते हैं। ऐसे 10 वायर होंगे तो मतलब 10 मीटर वाला होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये कनेक्ट करा है और यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो अगर जब हमने पहले ये वाला जो सेल है, सपोज करिए इसको लिया सर्किट में और इसको हमने की जो है निकाल दिया यहाँ से, है ना, तो तब हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट है वो यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है। फिर हमने क्या करा कि K1 की जो है निकाल दी और K2 की प्लग इन कर दी और फिर से हमने नल पॉइंट ऑब्टेन करा। ठीक है, तो हमने देखा था क्या कि V इज प्रोपोर्शनल टू L, इसी बात पर ये बेस्ड है। अब यहाँ पर ये हमारे पास E1 किसके बराबर आ जाएगा, KL1 के बराबर, और E2 बराबर आ जाएगा KL2 के बराबर, है ना। के हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, सो इट विल बी कांस्टेंट हियर। सो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ गया, L1 प्लस L2 के बराबर आ गया। यानी कि आपने अब क्या कर दिया, EMF आप कंपेयर करेंगे तो E1 बाय E2 आपकी क्या आ जाएगी, L1 बाय L2 के बराबर आ जाएगी। सो दैट मीन्स आप कह सकते हैं, सपोज करिए आपको लेंथ 1 मिली है 100 सेंटीमीटर पर और लेंथ 2 मिली है 50 सेंटीमीटर पर, सपोज करिए। सो दैट मीन्स E1 अपॉन E2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/1। तो हम कह सकते हैं कि E1 जो है क्या है, ट्वाइस ऑफ E2 है। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये कंपैरिजन करने के काम में आ जाता है। ओके, इसका दूसरा एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द EMF ऑफ द सेल। अब हमको EMF निकालनी है तो सेम चीज करेंगे, बस अब हमें क्या करना है, इधर ये एक नोन वैल्यू ऑफ E रखनी है। अगर हमने जैसे ऊपर करा था वैसे ही करना है, बस अब हमें क्या करना है, इधर एक नोन वैल्यू ऑफ E रख देंगे। तो जब हमको एक पता है तो हम दूसरी वाली भी निकाल लेंगे यूजिंग द नल पॉइंट्स वी हैव ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालना है। तो सपोज करिए यहाँ पर हमको इस वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने क्या करा, इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट कर दिया और एक की कनेक्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम ये की को निकाल देंगे और फिर जो है हम अपना नल पॉइंट लेंगे और वो नल पॉइंट हमारा L1 लेंथ पर आया, तो हमने E इज इक्वल्स टू KL1 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये की को प्लग इन करेंगे और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई एक रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो जब हम रेजिस्टेंस कोई निकाल लेंगे तो ये जो है अब हमें नल पॉइंट डिफरेंट जगह मिलेगा। अब क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इस सर्किट में आ गया है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, है ना। अब ये EMF नहीं है, अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गई हमारे पास। ठीक है, सो दैट मीन्स अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी E बाई V इज इक्वल टू L1 बाय L2 आ जाएगी। और ओम्स लॉ से हमारे पास क्या थी, ये हमने ऊपर देखा था, दिस इज इक्वल्स टू I इंटू R प्लस R आ जाएगी। और V इज इक्वल्स टू IR भी हमें पता है। अब बस हमने जैसे ही इनको वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करा, रीअरेंजमेंट करके हमने लगाया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल r, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला है, और L1 और L2 आपकी जो नल पॉइंट जिस लेंथ पर मिले हैं वो वैल्यूज है -1। सो इस तरीके से इस फॉर्मूले से फिर आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने क्या करा, पहले इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में नहीं लिया था, फिर हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया और फिर जो है नल पॉइंट ऑब्टेन करा। So that comes out to be at L2. So this resistance that we have introduced here will be put here. और ये small r क्या है, internal resistance है। ठीक है, Now let us have some idea of these electrical measuring instruments. एक होता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, दिस मेजर्स दी पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, ये सब चीजें कर सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये जनरली क्या बताता है, हमको डायरेक्शन बताता है गैल्वेनोमीटर की किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एमीटर क्या करेगा कि मेजर करेगा करंट को, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, और पोटेंशियोमीटर क्या करता है, EMF या इंटरनल रेजिस्टेंस को ऑफ सेल को मेजर करता है। ठीक है,
सो आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस वीडियो और आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो दिस वन शॉर्ट वीडियो के साथ ही आप बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज़ में एनरोल हो सकते हैं। और अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो भी जो है हमारी सेम ऐप से एनरोल हो सकते हैं। और यहाँ पर लाइव क्लासेस ली जाती हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। और इन सभी कोर्सेज़ पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड वॉरियर10 यूज़ करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाए। सो आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।